तो देखो हमने कोल्ड वार को पढ़ रहे थे अपन, और पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने बताया था कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध से संबंधित इस शीत युद्ध की स्टार्टिंग कब होती है। तो अपन ने पिछले वीडियो के माध्यम से ये देखा था कि 1945 से लेकर 1991 तक क्या है, कोल्ड वार का एरा चलता है। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि शीत युद्ध स्टार्ट होने की वजह क्या थी। तो शीत युद्ध से पहले हमने देखा था कि प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि सेकंड वर्ल्ड वार भी हुआ है। और आगे की अगर देखो बात करें तो देखो अब शीत युद्ध के किन के बीच में होगा, तो अपन ने ये चीज देख ली थी कि शीत युद्ध इस टाइम पीरियड के अंदर पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। कितने गुटों में बढ़ चुकी थी? दो गुटों के अंदर बढ़ चुकी थी। अब ये दो गुट कौन कौन से थे? तो देखो पूरी दुनिया, एक तो यूएसए और दूसरा नाम आता है अपन के पास यूएसएसआर। तो एक नाम तो क्या है बताओ? यूएसए, और ये एक नाम क्या आता है? यूएसएसआर। इसे हम क्या कहेंगे बताओ? प्रथम दुनिया। कौन सी दुनिया? प्रथम दुनिया। और इसको मैं नाम दे सकता हूँ दूसरी दुनिया। यानी पूरा विश्व दो भागों में बढ़ चुका था, प्रथम दुनिया और दूसरी दुनिया। और आपको ये पता है कि जो प्रथम दुनिया है उसके अंदर कौन कौन सी विचारधाराएं थी? तो देखो इधर पूंजीवाद विचारधारा थी, तो इधर क्या थी? समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा कौन सी विचारधारा थी? समाजवादी या साम्यवाद की अवधारणा थी। ठीक है। पूंजीवाद के साथ साथ इन्होंने उदारवाद की नीति अपना रखी थी और लोकतांत्रिक नीति भी अपना रखी थी। अब दो देशों के मध्य मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक होता है। क्या होता है? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हिंदी में इसे कह सकते हैं सोवियत संघ। हिंदी में क्या नाम है इसका? सोवियत संघ। और आपको ये पता भी है कि ये जो सोवियत संघ है इसका निर्माण 15 देशों या 15 गणराज्यों के द्वारा हुआ था। और सोवियत संघ की अगर बात करें तो इसी सोवियत संघ का जो ये संधि है ये 1922 में होती है। और ये भी अपन को पता है कि यूएसएसआर से पहले रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी, क्योंकि यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी देश जो 1991 में बना था उसका नाम क्या था? उत्तराधिकारी देश, उस देश का नाम क्या था? तो उसका नाम था रूस। क्या नाम था? इसी रूस के अंदर 1917 में अपन ने पढ़ा था कि एक रूसी क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और ये क्रांति है जो किसके नेतृत्व में हुई थी? लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। और इसी के बाद यूएसएसआर का निर्माण भी होता है। और यहाँ पे जो विचारधारा अपनाते हैं इसे समाजवादी विचारधारा या समाजवाद या साम्यवाद के नाम से जानते हैं। अब देखो ये जो समाजवादी विचारधारा है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि एक राज्य है और उस राज्य के जितने भी संसाधन है, एक राज्य के जितने भी संसाधन है उन पर अगर सरकार का या राज्य का अधिकार हो, उसे हम कौन सी विचारधारा के नाम से जानते हैं? समाजवादी विचारधारा। जबकि जो पूंजीवाद होता है इसमें संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार। किसका अधिकार होता है? निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी प्रकार का सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जबकि समाजवाद के अंदर संपूर्ण नियंत्रण होता है संसाधनों का, वह सरकार का होता है। ठीक है। अगर बात करें इसी के, अगर सामने हम बात करें तो अपन का जो देश है भारत, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखी है। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित। और इसी मिश्रित का नाम क्या होता है? समाजवाद प्लस पूंजीवाद की जो मिक्स अवधारणा है उसे कहते क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखो पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी और दोनों ही मतलब यूएसए और यूएसएसआर दोनों का क्या टारगेट था कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। अपने आप को क्या बनाना? अधिक से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना।
अब इस यूएसए द्वारा अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए कुछ सैनिक संधियां की गई थी। क्या की गई थी? सैनिक संधियां, या मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ सैनिक गठबंधन तैयार कर लिए गए थे, जिससे एक नाम आ जाता है NATO। क्या नाम लिखा हुआ है? NATO। इसका मतलब क्या होता है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब यह संगठन है जो अमेरिका ने बनाया था, और अमेरिका ये चाह रहा था कि यूएसएसआर के जो मैप के अंदर, पूरे संपूर्ण विश्व का जो मैप है उसमें जो यूएसएसआर का जो उत्तरी साइड का एरिया है उस पर अगर नियंत्रण पालेंगे तो यूएसएसआर को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इसी प्रकार ये संधि अगर पूछे डेट तो कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और नाटो के अंदर स्टार्टिंग में देश थे, कितने देश थे? तो इसी नाटो के अंदर देश, स्टार्टिंग में कितने देश थे? 12 देश थे। कितने देश थे? 12 देश थे। और वर्तमान में कितने देश है? तो वर्तमान में इसके अंदर लगभग 32 देश है। वर्तमान में कितने देश है? 32 देश। वर्तमान में कितने देश है? 32। इस 32वां देश कौन सा है? तो याद रख लेना, 32वें देश का नाम स्वीडन है। कौन सा देश है? स्वीडन है। और भी अपन इसमें क्या याद रख सकते हैं? तो देखो नाटो है, तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो वर्तमान में कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पे है? ब्रुसेल्स के अंदर है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स के अंदर है। और इसका ब्रुसेल्स से पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? तो 1967 तक इसका हेडक्वार्टर था कि पेरिस के अंदर। कहाँ पे था? पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। 1967 के अंदर इसे इसे चेंज करते इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना दिया गया? ब्रुसेल्स के अंदर बना दिया गया। अब नाटो के अंदर वर्तमान में 32 देश है, और इन सैनिक संधियों में, इन सैनिक गठबंधनों में एकमात्र अभी वर्तमान में नाटो का ही अस्तित्व है। बाकी जो 2 और बनाए गए थे, एक का नाम क्या था? देखो, एक का नाम था SEATO। इसका इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिणी पूर्वी संधि संगठन। क्या नाम है? दक्षिणी पूर्वी संधि संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 के अंदर। इसके बाद में देखो एक और आ जाता है अपन के पास, सेंटो। तो इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय संधि संगठन। अब देखो केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना कब होती है? 1955 के अंदर होती है। और इसका उद्देश्य था कि जो केंद्र के देश है उन पे कंट्रोल करना। इसका उद्देश्य था कि जो दक्षिण पूर्व में देश है उन पे अधिकार पा लेना। अब इन संधियों को रोकने के लिए यूएसएसआर द्वारा भी एक गठबंधन बनाया जाता है, जिसे हम वारसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वारसा। तो जो इधर का जो सैनिक गठबंधन था, मतलब यूएसएसआर का सैनिक गठबंधन, तो इसी सैनिक गठबंधन का नाम क्या था? तो देखो इस सैनिक गठबंधन का नाम था वारसा पैक्ट। क्या था? वारसा पैक्ट। और इसी वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई है? 1955 में। शुरुआत में इसमें कितने देश थे? 8 देश थे। और याद रख लेना वर्तमान में ये वारसा अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का भी तो विघटन हो चुका है, और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया था कब? 1991 के अंदर। और अपन इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि वर्तमान में इनमें से कौन सा संगठन जीवित अवस्था के अंदर है? तो उसका नाम क्या है? बताओ। नाटो है। अब क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? लगातार ये देश क्या कर रहे थे? अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए लगातार छोटे छोटे देश थे उनको अपने अधीन कर रहे थे। और अधीन करते करते क्या होता है कि ये देश होते हैं जो आपस में छोटे छोटे देशों को लड़ा देते हैं, खुद कभी युद्ध करते नहीं है। और खुद क्यों? क्योंकि दोनों देशों को पता है कि अगर युद्ध होगा तो नुकसान किसका है? तो दोनों का है।
इस प्रकार मैं आपके सामने शीत युद्ध की परिभाषा भी रख सकता हूँ कि जब दो या दो से अधिक देश, कितने, दो या दो से अधिक देश जो ताकतवर है, युद्ध कर सकते हैं परंतु युद्ध करना नहीं चाहते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। मतलब युद्ध होने की संभावना तो होती है लेकिन युद्ध होता नहीं है, इसे क्या कहा कहते हैं, इसे कहते हैं शीत युद्ध। अब शीत युद्ध का बेसिक मीनिंग क्या है, न तो शांति न ही खून खराबा। देखो शीत युद्ध का मतलब क्या है, अगर हम देखें कि न तो इस एरिया में न तो शांति थी न ही खून खराबा, न ही खून खराबा। इसका मतलब क्या है कि किसी प्रकार का युद्ध तो हो रहा था लेकिन केवल विचारों की लड़ाई थी। तो मैं शीत युद्ध को एक प्रकार से और परिभाषित कर सकता हूँ कि शीत युद्ध अपने आप में क्या थी, विचारधारा की लड़ाई थी। किसकी थी, विचारधारा की लड़ाई। मतलब क्या है, तो मतलब इस बात से ये समझ सकते हैं कि शीत युद्ध का जो मुख्य पॉइंट ऑफ व्यू था वो था विचारधारा की लड़ाई। और अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया है कि विचारधारा कौन सी, तो दो, एक तो पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी समाजवादी। और इसी विचारधारा के कारण ये युद्ध होता है जो लगभग 1945 से 1961 के 1991 यानी 91 तक ये युद्ध चलता है। तो इसी के तहत ये जो देश होते हैं छोटे छोटे देशों से संधियां करना स्टार्ट करते हैं। अब एक बार प्रश्न ये भी आ जाता है एग्जाम के अंदर आपके कि छोटे देश महाशक्तियों से गठबंधन क्यों करना चाहते थे, या इसे जस्ट विपरीत भी पूछ सकते हैं कि महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन क्यों करना चाहते थे। तो आपको ये पता है कि जो छोटे देश है वो इसलिए करना चाहते थे ताकि उनको हथियार प्राप्त हो सके। क्या प्राप्त हो सके, हथियार। दूसरा मैं बोलूँ तो उनको क्या प्राप्त हो सके, आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। क्या प्राप्त हो सके, आर्थिक सहायता। तीसरी बात करूं तो उन्हें सुरक्षा का वायदा भी मिल रहा था। इस प्रकार से छोटे देशों को महाशक्तियों से कुछ लाभ हो रहे थे, उसी प्रकार मैं बोलूं कि महाशक्तियों को भी बड़े देशों से लाभ हो रहे थे। जैसे महाशक्तियों को क्या, एक तो प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति हो रही थी और एक उन्हें सैनिक अड्डे भी वो बना सकते थे। तीसरी बात मैं करूँ तो जहाँ कहीं भी सैनिक अड्डे बनेंगे उन सैनिकों के लिए राशन की, भोजन की पूर्ति भी वहाँ से हो सकती थी। और चौथी में अगर बात करूँ तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे तो वह देश अधिक ताकतवर होगा। इस वजह से महाशक्तियाँ भी चाहते थे कि हम छोटे देशों से क्या करें, गठबंधन करें, इनसे क्या करें, हमें अधिक से अधिक मदद प्राप्त होगी। इसी प्रकार पूरा विश्व इन दो महाशक्तियों की ओर नजरें गड़ाए हुए था कि अब आखिर में होने वाला क्या है। अब देखो क्या हो रहा था कि दोनों ही महाशक्तियां लगातार वाक युद्ध हो रहा था इनके मध्य, एक दूसरे को केवल ये भला बुरा ही बोल रहे थे। लेकिन इस युद्ध में कहीं पर भी अपन को न तो खून खराबा देखने को मिल रहा था न कुछ और। ये केवल और केवल अपने आप में एक विचारधारा की लड़ाई थी और इसी विचारधारा के कारण ये युद्ध होता है जो हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में देखो आगे क्या होता है। अब अपन को पता है कि आगे क्या होता है, तो देखो आगे अब पूरा विश्व दो भागों में बढ़ चुका था और ऐसा लग भी रहा था, कई कुछ ऐसे संकट आए थे पूरे विश्व के सामने कि लग रहा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन विश्व युद्ध हो नहीं पा रहा था। तो देखो क्यों नहीं हुआ था, तो देखो शीत युद्ध के दायरे, शीत युद्ध के दायरे, शीत युद्ध के दायरे। अब शीत युद्ध के दायरे से हम क्या समझ सकते हैं, या इन्हें मैं कह सकता हूँ संकट। यानी कई बार ऐसा लगा था कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला है, लेकिन कुछ कारण थे, कुछ वजह थी, क्योंकि दोनों ही देश चाहते भी नहीं थे कि तीसरा विश्व युद्ध हो, क्योंकि दोनों ही देश इतने हथियार बना चुके थे कि इनको पता है कि अगर हम परमाणु अटैक करेंगे तो सामने वाला देश भी परमाणु अटैक तो करेगा ही। इस वजह से दोनों देश बच रहे थे। दोनों देश क्या कर रहे थे, छोटे छोटे देशों को आगे कर रहे थे। अब देखो वो कौन कौन से संकट है,
तो मैं आपके सामने कुछ संकटों के नाम लिख रहा हूँ। जैसे किताब के अंदर स्टार्टिंग होती है, एक संकट लिख रखा है, उसका नाम क्या है, क्यूबा संकट। अगर और बात करूँ तो देखो वियतनाम संकट, कौन सा संकट है, वियतनाम संकट। अगर इसके अलावा और अगर बात करूँ आगे तो एक आता है अपन के पास बर्लिन संकट, कौन सा संकट है, बर्लिन संकट है। आगे देखो इसके बाद में कौन सा आ जाता है, कांगो संकट, कौन सा संकट है, कांगो संकट है। और इसके बाद में देखो आपकी बुक में लिख रखा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान संकट, अफगानिस्तान संकट है। अब देखो अगर आगे बात करें तो ये जो क्यूबा संकट है ये कब हुआ था, 1961-62 के अंदर ये हुआ था, 1961-62। अगर वियतनाम संकट की बात करें तो वियतनाम संकट 1956 से 58 के मध्य मान लेंगे। बर्लिन संकट है, जैसे बर्लिन की दीवार तो बना दी थी 1961 के अंदर और वापस इसे तोड़ दिया था 1989 के अंदर, लेकिन बर्लिन संकट है जो 1948 से भी स्टार्ट मान सकते हैं अपन। और कांगो संकट है जो कब हुआ था, 1960 के अंदर हुआ था। और अफगानिस्तान संकट की बात करूँ तो 1979 में कब हुआ था, 1979 के अंदर हुआ था। अब देखो एक संकट की बात करते हैं आज अपन, कौन सा संकट, क्यूबा संकट, कौन सा संकट, क्यूबा संकट। और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना जो एग्जाम में बनती है कि भाई क्यूबा संकट क्या था। देखो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्यूबा है जो अमेरिका के पास एक द्वीपीय देश है। ये कहाँ पे है ये देश, अमेरिका के पास में एक द्वीपीय देश, अमेरिका के पास एक द्वीपीय देश, एक द्वीपीय देश। दूसरी बात ये बता दूं कि इस क्यूबा के अंदर जो शुरुआत में विचारधारा थी पूंजीवाद, कौन सी विचारधारा थी, पूंजीवाद। लेकिन इसमें आगे बात करूं 1962 के अंदर, 62 में फिदेल कास्त्रो, क्या नाम है, फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में, फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व के अंदर समाजवाद की स्थापना हो जाती है। कि किसकी स्थापना हो जाती है, समाजवाद की स्थापना हो जाती है। यानी 1962 के अंदर फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में यहाँ पे समाजवाद की स्थापना हो जाती है। और समाजवाद की स्थापना का मतलब आप समझते हो कि अपने आप में ये किसका मित्र हुआ, अब यूएसएसआर का मित्र हो गया। और जैसे यूएसएसआर को पता लगा कि क्यूबा के अंदर समाजवाद आ चुका है तो उन्होंने क्यूबा वालों से बोल दिया कि आपको किसी भी प्रकार की सैनिक या आर्थिक सहायता की जब भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें कह सकते हैं। तो इसी समय यूएसएसआर क्या करता है, अपने कुछ हथियार यहाँ पे तैनात कर देता है। तो देखो इसी समय, इसी समय यूएसएसआर द्वारा यहाँ पर मिसाइलें तैनात कर दी, क्या कर दी बताओ, मिसाइलें तैनात कर दी। और इन मिसाइलों की जानकारी अमेरिका को यानी यूएसए को, इन मिसाइलों की जानकारी यूएसए को कब मिलती है, 21 दिन बाद। कब मिलती है, 21 डेज बाद, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 3 सप्ताह बाद। जैसे अमेरिका को इस बात की जानकारी मिलती है कि अपने पे संकट है, अपन सीधे क्यूबा के निशाने पे आ चुके हैं, तो वह अमेरिका द्वारा अपने जहाजी बेड़ों को आगे कर दिया जाता है। और एक समय ये आ गया था कि लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन युद्ध हो नहीं पाया। इस वजह से क्या हुआ था, ये युद्ध टल गया था क्योंकि यूएसएसआर ने अपनी मिसाइलें वापस हटा दी थी। इस समय ये भी पूछ सकते हैं कि क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था, तो देखो कैसे क्यूबा, कैसे कास्त्रो, कौन था, कास्त्रो था। और यूएसए का कौन था, तो यूएसए का था, देखो यूएसए में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है, तो कौन सा हो जाएगा, केनेडी। और यूएसएसआर में देखो कितने अक्षर है, 4, तो याद रख लेना, निकिता क्रुश्चेव, कौन था बताओ। ये उस समय के क्या थे, यहाँ के बड़े नेता थे जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। अब लगातार क्या हो रहा था कि संकट पे संकट आ रहे थे। इसी प्रकार से देखो वियतनाम संकट है, यह भी इस समय लग रहा था युद्ध होकर रहेगा, लेकिन हुआ नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने इतनी बात करी है। नेक्स्ट बात हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर
और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बर्लिन संकट के अंदर क्या हुआ था और बर्लिन संकट एक्चुअल में था क्या, कांगो संकट में क्या हुआ था, कोरिया संकट के अंदर क्या हुआ था। कोरिया संकट भी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन कोरिया के अंदर दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया किस प्रकार से यूएसएसआर और यूएसए इनको आपस में बांटते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।